हेलो दोस्तों। आज आपके साथ मैं एक बड़े ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। एटीट्यूड। ये शब्द मुझे बहुत ही उत्साहित करता है। मुझे बोलने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं इसे कई बार एटीट्यूड भी कहती हूँ। तो अभिवृत्ति, जैसे हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति, मैं आपके अंदर ऐसा वैसा एटीट्यूड नहीं डेवलप करना चाहती हूँ। वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाला एटीट्यूड डेवलप करना चाहती हूँ, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहती हूँ। तो बड़ा ही रोचक विषय है जिसे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। क्या है एटीट्यूड, और उसके साथ मैं जोड़ूंगी साइंटिफिक। तो क्या है वैज्ञानिक अभिवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड, इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। पहले तो मैं थोड़ी सी बात वैज्ञानिक अभिवृत्ति से जोड़ने से पहले, अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है। ये एक मानसिक दशा है। हमारे अंदर, हर किसी के अंदर अपना एक सोचने का ढंग होता है, कहने का ढंग होता है, चलने का ढंग होता है। तो एक ये मानसिक दशा है। और उसी प्रकार जो मानसिक दशा है, तो हम एक निश्चित प्रकार की क्रिया करते हैं। जिसका जैसा सोचने का ढंग होगा, कहने का ढंग होगा, चलने का ढंग होगा, तो उसी प्रकार की एक क्रिया करता है। तो अभिवृत्ति क्या है? मैं कहूँगी सरल भी है, एटीट्यूड सरल भी है या जटिल भी है। भाई किसी का एटीट्यूड अच्छा है, किसी का नहीं है। स्थिर भी है, अस्थिर भी है। यानी किसी के स्थायी रहता है, किसी का बदलता जाता है। और साथ ही साथ किसी का ओरिजिनल है, किसी का किसी ने अडॉप्ट किया। इस तरह से एटीट्यूड जो हो गया एक मानसिक दशा है। जो मानसिक दशा, तो हम जब बच्चे हैं तो हमारे अंदर हम चीज़ों को देख समझ रहे हैं, तो हमारा अलग अलग विकास हो रहा है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, अलग अलग विकास के दायरे हैं। तो एटीट्यूड हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत आता है कि हम किस तरह से चीज़ों को देख समझ रहे हैं। या मैं इसे एक और चीज़ कहूँ कि मुझे अच्छा लगता है एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, यानी किसी चीज को देखने का एक तरीका या नजरिया। हम अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से देखते हैं, और व्यक्तिगत रूप से हर कोई एक ही वस्तु को अलग अलग रूप से देखता है। तो ये अलग अलग एटीट्यूड को दर्शाता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वैज्ञानिक अभिवृत्ति का। अब बच्चा है जिसका मानसिक विकास हो रहा है, तो अगर हम उस समय उसके अंदर ये अभिवृत्ति का विकास करें, ये एटीट्यूड का विकास करें, जिससे क्या होगा, वो कोई भी जो तथ्य है वो बिना किसी आधार लिए, यानी उसका जब तक आधार ना हो उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम इसके अपोजिट देखें कि अगर बच्चों के अंदर ये अभिवृत्ति का विकास ना करें, तो वो किसी भी तथ्यों को बिना आधार लिए, निर्णय ना किए, अवांछनीय, यानी जो जिसकी डिजायर नहीं है वैसी अभिवृत्ति का विकास कर लेते हैं। तो यहाँ हमें सिखाना है कि कोई भी चीज को हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करो, तथ्यों का आंकलन करो, परीक्षण करो, उसका सत्यापन करो, उस प्रकार से कोई भी समस्या का समाधान करो। इस तरह की अभिवृत्ति का जो वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी है, वैज्ञानिक क्रमों से जुड़ी है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ी है, इस अभिवृत्ति का विकास ही वैज्ञानिक अभिवृत्ति कहलाता है। चलिए अब इसे हम परिभाषा के द्वारा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड्स कैन बी डिफाइंड एज एन ओपन माइंडेडनेस, a desire for a accurate knowledge, the expectation that the solution of the problem will become through the use of verified knowledge. सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास तथा अपने परिणाम अथवा अंतिम विचारों को, सत्यता को प्रयोग में लाके प्रमाणित करना आदि गुण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। मैंने कितने सारे गुणों का वर्णन कर दिया।
कि जिसमें मैंने कहा सहज जिज्ञासा, यानी हमारे को हमेशा कोई भी चीज़ देखने सुनने समझने के लिए आतुर होना चाहिए, क्या घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस लिए घट रहा है। उदार मनोवृत्ति होना चाहिए, उसे जानने समझने के प्रति हमारी मनोवृत्ति होना चाहिए। क्या छुपा है सत्य, उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अपनी जो भी हम मैकेनिज्म अपना रहे हैं उस पर हमें खुद को भरोसा होना चाहिए, और जो हमारे रिजल्ट आए हैं या हमने जो सत्यापित किया है उसको हमने ऐसे ही नहीं सत्यापित किया, प्रयोग में ला के उसे प्रमाणित करके। इस तरह के गुण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं अन्य दृष्टिकोण से इसे समझाने की कोशिश करूं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अंतर्गत पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वास से मुक्ति, उदार मनोवृत्ति, आलोचनात्मक मनोवृत्ति, बौद्धिक ईमानदारी, नवीन साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर विश्वास करना आदि को सम्मिलित किया गया। मैंने बहुत सारे गुणों की बात कर ली कि अब हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो गया, वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि हम कोई भी चीज को अब उसके साथ हम पक्षपात नहीं करते हैं। जो सही है हम उसे ही उसका साथ दे रहे हैं या उसे ही हम सत्यापित कर रहे हैं। संकीर्णता हमारी कम हो रही है, हम ओपन माइंडनेस के साथ ब्रॉड वे में चीज़ों को देख समझ रहे हैं। साथ ही साथ जब हम उन चीज़ों पर पूर्णतः ऐसे ही विश्वास नहीं कर रहे, उसे सिद्ध करके कर रहे, तो हमारे अंधविश्वास से हमें मुक्ति मिल रही है, हमारी उदार मनोवृत्ति हो रही है, और अब हम चीज़ों को आलोचनात्मक मनोवृत्ति से देख रहे हैं। आलोचनात्मक मनोवृत्ति वह वृत्ति होती है जिसमें हम चीजों का के गुण और अवगुण दोनों का अवलोकन करते हैं। तो उसमें कोई भी वस्तु में या तथ्य में क्या उसके गुण हैं, क्या उसके अवगुण हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं, दोनों का आलोचना करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ये आलोचनात्मक मनोवृत्ति होती है। फिर हम बात कर रहे हैं बौद्धिक ईमानदारी की, कि अब हम जो अपनी बुद्धि के अनुरूप ईमानदारी रखते हुए चीज़ों को सत्यापित करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, उसका प्रयोग करते हुए इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो ये बौद्धिक ईमानदारी कहलाती है। और नवीन साक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर विश्वास करना कि भाई हमें जब तक फैक्ट नहीं मिलेंगे, उस चीज के सही में सत्यापित प्रमाण नहीं मिलेंगे, हम ऐसे ही विश्वास नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है वैज्ञानिक अभिवृत्ति जो है वो इन गुणों को लिए हुए है जो परिभाषा दर्शा रही थी। और हम इसकी विशेषताएं समझने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण। जैसे मैंने अभी समझाया कि कोई भी चीज़ों को हम ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले उसे हम एनालाइज करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या छिपा है, क्या उसके अंदर प्रमाण है, उसे प्रमाणित करेंगे, सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे। तो ये उसकी एक विशेषता हो गई। दूसरा है परिणामों का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन। यहाँ पर बात आ रही कि जो भी हम प्रयोग करने के बाद जो हमारे सामने परिणाम आ रहे हैं, अंतिम निर्णय आ रहा है, उसको हम अपने प्रत्यक्ष रूप से सामने ही सत्यापित करेंगे कि ये सही है कि नहीं। ये भी इसके एक विशेषता के अंतर्गत आ रहा है। साथ ही साथ इसमें परिकल्पना का प्रमुख स्थान हो जाता है। परिकल्पना क्या है? टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे समस्या का संभावित उत्तर है। तो अब हम कोई जो हमारे सामने समस्या आई है जिसके हम हल ढूंढ रहे हैं, तो हमें उसका संभावित उत्तर हम लेकर के उसका हल ढूंढते हैं, जिससे और फिर हम बाद में टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने संभावित उत्तर लिया था वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए परिकल्पना का इसमें प्रमुख स्थान रहता है। इसके पहले भी मैंने आपको गुणों में परिभाषा में बताया था कि पक्षपात रहित। अब यहाँ पर हम बायस नहीं हैं, अब हम जो सही है या जो उचित है उसका ही हम साथ दे रहे हैं या उसे ही हम सत्यापित कर रहे हैं। तो हमारा पक्षपात यहाँ पर हट जाता है। वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित ये एक अनोखी और व्यवस्था इसमें जुड़ी हुई है, विशेषता जुड़ी हुई है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मानक जो है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है, वहाँ पर इस पर आधारित होती है। क्योंकि हम बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव जो है सब्जेक्ट से जुड़ा हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में हम बात कर रहे हैं कि जो मूल्यांकन होता है
है वो सबसे ज़्यादा प्योर होता है। जैसे कि हम उदाहरण आपको, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, तब एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, तो इनमें से आप किसी एक प्रश्न में जो इसमें भी आप टिक लगा रहे हैं उसकी अगर सही पे आप लगा रहे हैं तो आपका सही होने में पूर्ण मार्क्स मिलेंगे, उतने ही जो आपने इसमें मार्क्स मेंशन है उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इससे क्या होता है, ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होती है वैज्ञानिक अभिवृत्ति। साथ ही साथ नवीन तथ्यों की खोज हेतु हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या नया छुपा है, क्या हमें जानना है। ये सारे जो नए फैक्ट हैं उनको खोजने की हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये है मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास कैसे करें। भाई बच्चा है, उसके अंदर इस तरह का एटीट्यूड हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, सबसे पहले स्वयं शिक्षक में इस तरह की वैज्ञानिक अभिवृत्ति होना चाहिए। ये बच्चा आपसे ही तो देख के सीख रहा है, तो आपको ये जानना समझना जरूरी है कि आप उस अभिवृत्ति को अपनाएं, उस दृष्टिकोण को अपनाएं, उस तरह से चीजों को देखें, समझें, सत्यता की कसौटी पे परखें, फिर उसे उस पर विश्वास करें। तो आपको देख करके विद्यार्थी सीख रहा है तो तब उसके अंदर उस तरह की अभिवृत्ति का विकास होगा। तो सर्वप्रथम स्वयं शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति होना चाहिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों की जीवन कथा कार्यों को बताकर प्रेरित करना चाहिए। मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप उनके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करना चाह रहे हैं, वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको उन विभिन्न वैज्ञानिकों के उनके जीवन कथा को समझाना पड़ेगा, उनकी बायोग्राफी को समझाना पड़ेगा, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं अच्छे अच्छे उनको समझा के उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को अगर याद करते हैं तो हमें उनके कार्यों का, उनकी जीवन कथा को सुन करके हम काफ़ी अधिक प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान उनको इस तरह से जीवन कथाएं और कार्यों को बता के प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा हम बात कर रहे हैं बच्चों द्वारा पूछे गए हर प्रश्न के हल करने की कोशिश करें और उनकी जिज्ञासा को शांत करें। पहला तो मैं बात बता दूं कि हमें प्रश्न पूछने का कौशल आना चाहिए। बच्चे कौतूहल से भरे होते हैं, जिज्ञासा से भरे होते हैं, उनके अंदर नए नए विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें पूछने का अवसर दें। बच्चे जो भी प्रश्न पूछें उनको हल आप करने की कोशिश करें, जिससे कि उनके अंदर वो जिज्ञासा जो है वो सही ढंग से शांत हो, वो चीजों का वास्तविक रूप समझ सकें। इसके बाद मैं बात करूंगी प्रचलित अंधविश्वासों की संभावनाओं को समाप्त करना। बच्चे हैं, आप उनको ये समझाएंगे नहीं कि इस पर हमें किस तरह से विश्वास करना है। वो तो चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उसी तरह से उसी क्रम में चल रहे हैं। आपको ये बताना है कि आप किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रचलित पहले से चला आ रहा हो, चाहे अभी का अभी हो। आपको उसे तथ्यों के आधार पर उसे सत्यापित करके फिर जो परिणाम आए उसको सत्यापित करके तब आप एक्सेप्ट करेंगे कि उस पर हमें विश्वास करना है कि नहीं करना है। तो इस तरह से उनके अंदर वो प्रचलित जो अंधविश्वास की भावना उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। यहाँ पे मूल्यांकन शिक्षक को स्वयं भी करना चाहिए और छात्र को भी करना चाहिए कि हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। अब हम उन चीजों को किस नजरिए से देख रहे हैं, हम वस्तु को किस तरह से समझ रहे हैं, किस दृष्टिकोण से तथ्यों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये मूल्यांकन से ही पता चलेगा और हमें ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को निरंतर समझते हुए कि हमारे अंदर वो वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास किस तरह से हो रहा है, ये जानना समझना हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। फिर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग। भाई अब साइंटिफिक एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, तो हमें उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम उस विषय को
और अच्छे ढंग से समझा सके और उन्हें बच्चों को बता सके। तो इस तरह से हम वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास कर सकते हैं बच्चों के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक अभिवृत्ति का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। अब आपके अंदर अगर आप समझ गए हैं कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति क्या है तो उसकी महत्व क्या रखती है वो आपके अंदर, तो बालकों में क्रमबद्ध ढंग से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करने में सहायक है। कि भाई अब बच्चा, विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध है। विज्ञान एक सिस्टमैटिक वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न है। तो यहाँ पर अब बच्चा उसी चीज में उसे अपनाएगा कि अब वो क्रमबद्ध ढंग से विचार करने की उसके अंदर क्षमता उत्पन्न हो गई। क्रमबद्ध का मतलब हो जाता है जैसे 1 2 3, तो आप सीधे 1 से 4 पे नहीं जाएंगे, आपको 1 के बाद 2 3 फिर 4 पे आना है, ये क्रमबद्धता कहलाती। तो अब जब सिस्टमैटिक प्रोसेस या सिस्टमैटिक प्रक्रिया अपनाने लग जाता बच्चा, तो वह चीजों को उसे बारीकी से ऑब्जर्व करता है, उसकी बारीकी से एनालिसिस करता है। तो ये क्रमबद्धता के द्वारा ही आता है। बालकों में तर्कपूर्ण विचार करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ये मैं बात कहूंगी कि आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट तो कर नहीं रहे हैं कोई भी तथ्य को, उसे पहले आप लॉजिकली क्या कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो। तो अब आपके अंदर वो तर्कपूर्ण विचार कि इसका क्या सही क्या गलत, ये आर्ग्यूमेंट आपके अंदर विकसित हो रहा है, और जिसके द्वारा, ये विचारों के द्वारा ही आप निर्णय ले पा रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना है या इसका ये परिणाम है, ये सत्यता है। तो ये निर्णय लेने की क्षमता का भी इसके साथ विकास होता है। तो ये चीजें आपके अंदर, बालक के अंदर विकसित होने लग जाती कि तर्कपूर्ण विचार करना और निर्णय लेने की क्षमता। तीसरी मैं बात कहूंगी कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है। सबसे अच्छी बात आ जाती है कि अगर आप इस एटीट्यूड को अपना लेते हैं, कौन सा, साइंटिफिक एटीट्यूड, तो अब आपके आसपास जो भी घट रहा है आप उसे अब विज्ञान के चश्मा लगा के देख रहे हैं, विज्ञान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब आपकी जिज्ञासा कौतूहल में बदल जाएगी, अब उसे आप विज्ञान के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा ही अनोखी अभिवृत्ति विकसित होती है, जिससे कि आप अपने वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं और अब उसमें विज्ञान को खोजने लग जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी धैर्य, निष्पक्षता, सत्य एवं न्याय जैसे गुणों का विकास करती है। ये जो एटीट्यूड है, साइंटिफिक एटीट्यूड है, इसमें पेशेंस डेवलप होता है। भाई आप सत्य को खोजने की राह पे निकले हैं तो आपको पेशेंस तो होना चाहिए कि भाई आपको एट अ टाइम तुरंत तो आप उन सत्य पे नहीं पहुंच जाएंगे, कभी जल्दी पहुंचेंगे कभी देर से, तो आप में पेशेंस होना चाहिए। साथ ही साथ निष्पक्षता, अब हम पक्षपात से दूर होते चले जा रहे हैं, सत्य को अपनाते चले जा रहे हैं, न्याय रूप जैसे का गुणों का विकास करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे अंदर इस वैज्ञानिक अभिवृत्ति के द्वारा इन गुणों का विकास होता है। साथ ही साथ पूर्वाग्रहों एवं अंधविश्वास से मुक्ति, ये सबसे विज्ञान का अगर मैं बात कहूँ तो देन है कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, अंधविश्वासों से मुक्त होते हैं। अब हम कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं अपनाते हैं, पहले उसे सत्यता की कसौटी पर परखते हैं, सिद्ध करते हैं, तब जाकर के उस पर विश्वास करते हैं। तो ये इसके साइंटिफिक एटीट्यूड का महत्व हुआ। अब हम बात कर रहे हैं अंतिम, वैज्ञानिक अभिवृत्ति युक्त एक व्यक्ति के क्या गुण होने चाहिए। अगर आपके अंदर वो डेवलप हो गई है या डेवलप है तो आपके अंदर वो क्वालिटीज क्या होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु पॉजेस साइंटिफिक एटीट्यूड्स। यहाँ पे बात आ जाती है विचारों में क्रमबद्धता, जो मैंने अभी कहा था कि विचार कैसे होने चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, विचारों में तर्क होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। फिर अतृप्त जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अंदर कि भाई हमें जानना है, समझना है। फिर कार्य कारण संबंधों में विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ जो भी घट रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, उसमें क्यों घट रहा है उसमें हम संबंध ढूंढेंगे। तो इस तरह से कार्य कारण संबंधों में विश्वास होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्ति होना चाहिए। तो ये सभी वैज्ञानिक अभिवृत्ति युक्त एक व्यक्ति के गुण हैं जिसके द्वारा हम
ये गुणों के द्वारा हम ये जान समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर ये अभिवृत्ति डेवलप हुई कि नहीं हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।